In today's session, we are going to do Student the Storyteller, एक क्लास 9 के मोमेंट्स बुक में चैप्टर नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइटल के थ्रू इस स्टोरी का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, द बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि स्टोरी को समझने में हमारी मदद करने वाली है। सबसे पहले द नेम में इंक्लूडेड है द स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर कौन होता है? वन हु टेल्स द स्टोरी। वन हु टेल्स द स्टोरी इज कॉल्ड अ स्टोरी टेलर। Who is the storyteller in this chapter? The storyteller in this chapter is Iswaran. A person, his name is Iswaran. He is master storyteller. वो इतनी अच्छी कहानियां सुनाता है, कहानी सुनाने की उसकी जो आर्ट है वो इतनी अच्छी है कि जो कुछ भी वो सुनाता है उसके डिस्क्रिप्शन इतने विविड होते हैं कि एक स्टोरी भी सुनने वाले को उसके एक्सप्रेशन की वजह से रियल महसूस होने लगती है। अब सोचो उस आदमी की में कितनी बड़ी खासियत है, और स्टोरी को रियल बना देता है, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो। उसकी इसी खासियत की वजह से ईश्वरन को द स्टोरी टेलर कहा गया। ईश्वरन हु वाज मास्टर ऑफ स्टोरी टेलिंग, मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। इसे लिखा है, इस चैप्टर को लिखने वाले हैं आर.के. लक्ष्मण, वेरी फेमस राइटर, वेरी फेमस राइटर। अब इस स्टोरी को जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इतने फेमस क्यों है, इनकी खासियत क्या है। सोच चलो कि ईश्वरन द स्टोरी टेलर, एक तो इनका जो क्रिएटेड पार्ट है, कैरेक्टर है, इन्होंने अपनी स्टोरी में एक काल्पनिक इंसान ईश्वरन को लाया, और जब वो काल्पनिक इंसान ईश्वरन इतना गजब का है तो उस पूरी स्टोरी को सोचने वाला स्टोरी राइटर का इमेजिनेशन कितना बेहतरीन होगा। आर.के. लक्ष्मण की कहानियाँ बहुत ही टची भी होती हैं, बहुत ही इंटरटेनिंग भी होती हैं, हर तरह की स्टोरीज लिखते हैं। नाउ let us come down to three main characters of this story. The first main character is Iswaran, second main character is Mahendra, and one little less important character is Gopal. Right? Sorry, not Gopal, but his name is Ganesh. So let me change it. अब तक आपको पता चल गया होगा कि इनके नेम हमने कहाँ से देखे। आपके स्टोरी में द फर्स्ट सेंटेंस, जो सबसे पहला सेंटेंस है, उसमें गणेश का जिक्र आया, और फिर इसी गणेश की याद में आपको इस स्टोरी के एंडिंग में, बाकी पूरी स्टोरी में इस गणेश नाम के जो इंसान का नाम है, इस गणेश नाम के इंसान का कोई पार्ट नहीं है, कोई रोल नहीं है। महेंद्र एक कंपनी में काम करता है, और वो कंपनी करती क्या है? इस कंपनी का काम है सुपरवाइजर्स अपॉइंट करना और सप्लाई करना सिविल वर्क के लिए, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए सुपरवाइजर सप्लाई करता है। जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के वर्क में इन्वॉल्व है, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है। अब उन सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने काम की देखरेख के लिए, वर्किंग साइट पे अपने काम की देखरेख के लिए सुपरवाइजर्स की जरूरत पड़ती है, और सुपरवाइजर की जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो उसे सुपरवाइजर सप्लाई करने का, मैन पावर सप्लाई करने का काम करती है वो कंपनी जिसमें कि महेंद्र काम कर रहा है। महेंद्र की कंपनी अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स को सुपरवाइजर अपॉइंट करने में हेल्प करती है, सप्लाई करती है। महेंद्र भी एक सुपरवाइजर है। महेंद्र भी क्या है? महेंद्र खुद भी अपनी इसी कंपनी में, जो कि सुपरवाइजर से अपॉइंट करती है, उस कंपनी में महेंद्र खुद भी क्या है? एक सुपरवाइजर है। ये अलग अलग वर्किंग साइट पे जाकर के और कंस्ट्रक्शन की सुपरविजन करता है। सुपरविजन का मतलब इंस्पेक्शन, देख रेख करना। महेंद्र जिस कंपनी में काम करता है, महेंद्र का बॉस है गणेश, महेंद्र का सीनियर वर्किंग स्टाफ है। किसका बॉस है? गणेश किसका बॉस है? महेंद्र का बॉस है। इसका नाम क्या है? गणेश। ओके, ईश्वरन क्या है? स्टोरी टेलर तो है ही, ईश्वरन एक सर्वेंट है, पर्सनल असिस्टेंट है। सर्वेंट कहना अच्छा नहीं होगा, इसे हम कह सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट। He is personal assistant of महेंद्र। जहां कहीं भी महेंद्र जाता है, ईश्वरन उसके साथ साथ जाता है, और ये ईश्वरन महेंद्र के सारे काम करता है। महेंद्र के लिए कुकिंग भी करता है, उसके कपड़े धोने का काम भी करता है, और बिल्कुल एक एसेट की तरह। एसेट क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स भी होते हैं, फिक्स्ड एसेट होते हैं, एंड मूवेबल एसेट्स भी होते हैं। तो ईश्वरन इसके लिए, महेंद्र के लिए एक एसेट की तरह है। जैसे महेंद्र हर जगह ट्रांसफर होने पे
जहाँ कहीं भी जाता है तो अपने साथ ईश्वरन को लेके जाता है। ईश्वरन चुपचाप उसके साथ चल पड़ता है, जैसे वो कोई इंसान नहीं हो, कोई वस्तु हो जो सिर्फ महेंद्र की सर्विस के लिए ही हो। उसका एक ही काम था, महेंद्र के सारे काम करना, जहाँ कहीं भी महेंद्र जाता है वहाँ साथ साथ जाना। तो ईश्वरन में दो खासियत है। पहला, अगर कोई पूछेगा हु इज ईश्वरन, तो ईश्वरन इज द स्टोरी टेलर who worked as a personal assistant for Mahendra and did various works for Mahendra. कौन कौन से काम करता था हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ईश्वरन एक कुक भी था, यानी खाना बनाने का काम करता था, कपड़े धोने का काम करता था, जहाँ कहीं भी महेंद्र रहता था उसके पूरे क्वार्टर की सफाई वगैरह करने का, यानी लिविंग स्पेस की सफाई का काम, यानी सारे काम, महेंद्र के सारे काम ईश्वरन किया करता था। अब इस स्टोरी की जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में है कि शुरुआत में जो कहानी सुनाई जा रही है वो गणेश को सुनाई जा रही है, और कौन सुना रहा है, सुनाने वाला है महेंद्र। गणेश को ये कहानी सुनाई जा रही है और कहानी का सुनाने वाला जो आदमी है उसका नाम है महेंद्र। स्टोरी की शुरुआत यहीं से होती है। महेंद्र कौन सी कहानी सुना रहा है गणेश को, क्यों सुना रहा है, ये सब कुछ हम लोग इस स्टोरी के क्लाइमैक्स में, जब हम इस स्टोरी के लास्ट में पहुंचेंगे, एंडिंग में पहुंचेंगे, तो हमें पता चलेगा। अभी तो फिलहाल जैसे इस स्टोरी का स्टोरी टेलर ईश्वरन काफी सस्पेंस क्रिएट करता है, सेम उसी तरह का एक सस्पेंस हमारे सामने भी है, और उस सस्पेंस को, वो सस्पेंस हमारा खत्म होगा जब हम लोग इस स्टोरी के क्लाइमैक्स तक पहुंचेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन। चैप्टर है पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, एक्सप्लेनिंग ईच पैराग्राफ। आई विल टेक यू टू द क्लाइमैक्स, टू द एंड ऑफ द स्टोरी। So the introduction to this chapter, the introductory text says that one night Mahendra woke up from his sleep. एक रात अचानक से महेंद्र की नींद खुल जाती है, सोते से जाग जाता है, and saw a dark cloudy form, और वो देखता है एक काला सा, या डार्क क्लाउडी फॉर्म यहाँ पे कहा गया घोस्ट को, ए डार्क क्लाउडी फॉर्म मीन्स घोस्ट। तो नींद से सोते हुए जाग जाता है और वो देखता है एक घोस्ट को। He broke out into a cold sweat, और उस घोस्ट को देखते ही उसे ठंडे पसीने निकल आते हैं। ठंडा पसीना कब निकलता है, जब आप बेहद डरे हुए होते हैं। He broke out into the cold sweat. What was it a ghost? क्या वो सचमुच में एक घोस्ट था? वो डार्क क्लाउडी फॉर्म जिसे देख करके महेंद्र के छक्के छूट जाते हैं, ठंडे पसीने निकल जाते हैं, वो बेहद डर जाता है। अब यहाँ पे ऑथर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि वो जो कुछ भी महेंद्र ने देखा था, क्या वो सचमुच में कोई घोस्ट था या कुछ और था। तो आइए हम लोग स्टोरी के डिटेल में आते हैं। पेशेंस बहुत जरूरी होता है। स्टोरी लंबी है, एक्सप्लेन करते हुए ये थोड़ी और लंबी हो जाएगी, वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग, सो कीप योर पेशेंस, होल्ड योर पेशेंस एंड कॉन्सेंट्रेट सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द लेक्चर। द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। स्टोरी को सुनाया जा रहा है एक गणेश नाम के एक आदमी को, और सुना रहा है एक यंग मैन, महेंद्र बाई नेम, और उस यंग मैन का नाम है महेंद्र। महेंद्र स्टोरी सुना रहा है गणेश को। ही वाज ए जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। वो एक फर्म में, फर्म बोलते हैं किसी कंपनी को, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन को। ही वाज ए जूनियर सुपरवाइजर, ही रेफर्स टू महेंद्र। महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर था एक कंपनी में, विच ऑफर्ड, और वो कंपनी ऐसी थी जो कि ऑफर किया करती थी, offered on hire supervisors at various types of construction sites। और उसकी जो फर्म थी वो अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए सुपरवाइजर भेजने का काम करती थी, काम का इंस्पेक्ट करने के लिए और काम का देख रेख करने के लिए सुपरवाइजर्स भेजा करती थी। कैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स, उसके डिटेल दिए हुए हैं, जैसे फैक्ट्रीज, जैसे ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। तो फैक्ट्रीज बनती है तो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ब्रिजेस बनते हैं, डैम्स बनते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कामों की निगरानी करने के लिए, सामान की देखरेख और लेबर्स को देखना, उनसे काम करवाना, सही काम हो रहा है या नहीं, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, ये सब देखने का काम सुपरवाइजर का होता है। तो फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स और ऐसे ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स, सो ऑन मींस ऐसे ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स, वहां पे सुपरवाइजर भेजने की काम किया करती थी महेंद्र की कंपनी। और महेंद्र खुद भी क्या था, एक जूनियर सुपरवाइजर था। महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महेंद्र का काम था उन सारे वर्क साइट पे होने वाले एक्टिविटीज को ध्यान से देखना, उस पर एक नजर रखना। He had to keep moving from place to place every now and then। कभी भी उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ जाता था, as ordered by his head office, जैसा कि उसके हेड ऑफिस का उसे ऑर्डर मिला करता था।
फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। कभी वो कोल माइनिंग एरिया में काम कर रहा होता था, फिर वहां से उसका ट्रांसफर रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे हो जाता, और वहां से फिर कुछ महीनों के बाद फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट व्हिच वाज कमिंग अप समवेयर, उसका ट्रांसफर किसी केमिकल प्लांट में हो जाता जो कि कहीं बनाया जा रहा होता था। तो इससे पता चलता है कि महेंद्र के जो काम थे वो एक ही जगह पे परमानेंट रुकने का नहीं था, बल्कि उसे अलग अलग जगह पे अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे उसका ट्रांसफर बहुत ही फ्रिक्वेंटली हुआ करता था। एवरी नाउ एंड देन का मतलब फ्रिक्वेंटली ही वाज ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ही वाज अ बैचलर। महेंद्र का एक पॉजिटिव पॉइंट था, वो क्या था? वो एक बैचलर था। बैचलर का मतलब उसका कोई परिवार नहीं था, वो शादीशुदा नहीं था, कुंवारा था। एंड हिज नीड्स वर सिंपल, और चूंकि वो अकेला था तो उसकी जरूरतें बहुत कम होती। एंड ही वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, और उसकी वजह से वो किसी भी तरह की कंडीशन में अपने आप को आसानी से एडजस्ट कर लेता था, कहीं भी ट्रांसफर हो जाए चल पड़ता था। उसकी जरूरतें बहुत कम थी, वो अकेला इंसान था। Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of the stone quarry, कहीं भी वो आसानी से किसी भी कंडीशन में, कितनी भी मुश्किल हालत में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। कैसे मुश्किल हालत? जैसे whether it was an ill-equipped circuit house, जैसे कोई बहुत ही ill-equipped, बहुत ही कम फैसिलिटी वाला कोई सर्किट हाउस हो, या फिर पत्थरों से यानी पथरीले मैदान में बना हुआ कोई मेकशिफ्ट कैंप हो, यानी मेकशिफ्ट कैनवस टेंट हो, यानी किसी पथरीले फील्ड में, किसी पथरीली जगह पे टेम्पोरली बनाया गया कपड़े का कोई टेंट हो, और चाहे कोई बहुत ही कम फैसिलिटी वाला कोई सर्किट हाउस हो, वो कहीं भी रह लेता था, उसकी कोई परेशानी नहीं थी। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक। लेकिन वो बिल्कुल अकेला नहीं था, उसका एक एसेट भी था, और एसेट क्या था? उसका कुक। और उसका कुक कौन था? अभी आपको बताया मैंने, ईश्वर। तो उसका एक एसेट था, और वो एसेट था उसका कुक, ईश्वर। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र, और वो जो कुक था ना, वो महेंद्र से काफी जुड़ा हुआ था। एंड फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली wherever he was posted, और महेंद्र के साथ उसका लगाव इतना गहरा था कि जहां कहीं भी महेंद्र की पोस्टिंग होती, वहां बिना कोई शिकायत के वो उसके साथ चल पड़ता। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, महेंद्र के लिए वो खाना बनाने का काम करता था, वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धुला करता था, एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात में सारा काम खत्म होने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, वो महेंद्र से बातें किया करता था। He could weave out endless stories, और वो कई तरह की कहानियां, ऐसी कहानियां जिसका कभी कोई अंत नहीं होता था, इतनी सारी कहानियां वो बना लिया करता था। एंड anecdotes on varied subjects, anecdote means also stories, तो अलग अलग सब्जेक्ट पे वो कई तरह की कहानियां और कई तरह के एनेक्डोट्स देखो हम लोग कहते हैं ऐसी कथाएं, लोक कथाएं जो प्रचलित हो, कहीं लिखी हुई नहीं हो, ऐसी बहुत सारी कहानियां उसके पास थी। और किसी एक ही तरह की कहानी नहीं होती थी, स्टोरीज ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, कई तरह की अलग अलग कहानी, राइट? Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients. ईश्वरन की एक और बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली कैपेसिटी थी, खासियत थी। वो खासियत क्या थी? टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स का व्यवस्था करने में, इंतजाम करने में उसकी जो कैपेसिटी थी, उसकी जो क्षमता थी, वो अमेजिंग थी, आश्चर्यजनक थी। Seemingly out of nowhere in the middle of the desolate landscape with no shops visible for miles around, और ये सारी व्यवस्था वो तब भी कर लिया करता था जबकि वो किसी सुनसान जगह पे हो, जहां आसपास कोई मीलों तक कोई दुकान तक दिखाई नहीं पड़ती हो, वहां भी वो सारी वस्तुओं की व्यवस्था बड़ी आसानी से कर लिया करता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. जिंक सीट शेल्टर क्या होता है? छोटा सा कमरा, ऊपर में जिंक, वो जो करकट होता है ना, करकट का दिया हुआ ऊपर का छत, तो उस तरह के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, रहने का टेम्पोररी कमरा बना होता है, उसे जिंक सीट शेल्टर कहा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है राइटर ने कि वो जैसे जादू के जोर से बहुत ही स्वादिष्ट खाने, बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल से बने हुए, ताजी सब्जियों के बने हुए, उसकी व्यवस्था वो कर लिया करता था। जैसे ही वो अपने नए वर्क साइट पे पहुंचता, वहां पहुंचने के बाद घंटे भर के अंदर वो खाने पीने की व्यवस्था कर लिया करता था। ये उसकी एक बहुत बड़ी खासियत थी, और इसकी वजह से महेंद्र को इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होती थी। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महेंद्र सुबह बहुत जल्दी जाग जाता, एंड लीव फॉर द वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट,
थोड़ा ब्रेकफास्ट करता और अपने वर्क साइट के लिए, अपने काम के लिए चल पड़ता। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ खाने के लिए कुछ फूड भी लेके जाता, खाना भी लेके जाता। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द साइट एंड वॉश द क्लोथ्स, और जब महेंद्र काम करने के लिए अपने वर्क साइट पे चला जाता, इस बीच में ईश्वरन उस सेट की सफाई करता, उसके कपड़े साफ करता एंड हैव अ लेजरली बाथ, और घंटों नहाता। लेजरली बाथ का मतलब, जब लेजरली तब बोलते हैं जब और कोई काम नहीं हो, बहुत ही इत्मीनान हो, ठीक है। तो खाली समय में वो खूब लंबे समय तक खूब नहाता था, pouring several buckets of water over his head, और अपने सिर पे बहुत सारे बाल्टियों से पानी उड़लता था, ठीक है। वाटर ओवर हिज हेड, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और जितनी देर तक वो नहाता रहता वो कोई ना कोई प्रेयर गुनगुनाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और वो समय आते आते, यानी उसके नहाते हुए आते, उसका सारा एक्टिविटी खत्म करते करते लंच का वक्त हो जाता। आफ्टर ईटिंग, लंच का वक्त हो जाता, वो खाना खा लेता, अपना दोपहर का खाना खाता। ही वुड रीड फॉर ए वाइल डोजिंग ऑफ, बिफोर डोजिंग ऑफ, तो खाना खाने के बाद एक झपकी लेने से पहले, थोड़ी नींद लेने से पहले उसकी आदत थी कि वो कुछ ना कुछ पढ़ता था। एंड द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और वो जिन किताबों को पढ़ता था वो जनरली कोई तमिल थ्रिलर स्टोरीज हुआ करती थी, रोमांचक कहानियां तमिल भाषा में लिखी हुई, और वो कहानियां बेहद लंबी हुआ करती थी, रनिंग हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, यानी वो कहानियां एक दो पेज में खत्म नहीं होती थी, सैकड़ों पेजों में खत्म होती थी। Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall, और उन सारी स्टोरी की किताबों को पढ़ता हुआ, और उस स्टोरी में जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस होते, बहुत ही खास तरह से स्टोरी के समझाने का जो तरीका होता, एक एक करके बारीकी से हर कुछ को समझाया हुआ होता, और उस स्टोरी के लिखने वाले का जो लिखने का अंदाज होता, वो सबको पढ़ता हुआ ईश्वरन बिल्कुल एक अलग दुनिया में खो जाता। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read, और उन्हीं कहानियों का असर था कि उसके जो अपने डिस्क्रिप्शंस होते थे ना, वो स्टोरी सुनाने का उसका जो अपना तरीका होता था ना, उस पे उन सारे तमिल राइटर्स का बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट था, जिनकी कहानियां ईश्वरन पढ़ा करता था। यानी जैसे जिस स्टाइल में उन सारे राइटर्स का डिस्क्रिप्शन हुआ करता, उसी स्टाइल में ईश्वरन भी कहानियों को सुनाने की कोशिश करता। When he was narrating even the smallest of incidents, ईश्वरन अगर किसी छोटी घटना का भी जिक्र करता, he would try to work in suspense and surprise ending into the account. तो उसकी कोशिश ये होती, छोटी से छोटी कहानी को भी जब वो सुनाया करता था, तो उसकी कोशिश ये होती थी कि वो अपनी उस स्टोरी में सस्पेंस क्रिएट करे, और साथ ही साथ वो इस बात को भी निश्चित करता था कि उस मामूली सी कहानी का एंडिंग भी हो तो बड़े सरप्राइजिंग तरीके से हो। ये वो अपने आप कर लिया करता था, वो स्टोरी को इसी तरह से कहता था कि स्टोरी के बीच में सस्पेंस बना हुआ रहे, यानी जब तक उस कहानी को अंत तक कोई सुन ना ले तब तक उसे पूरी बात समझ में नहीं है। और दूसरा क्या करता था, दूसरी खास बात का ध्यान जो रखता था वो ये था कि स्टोरी की एंडिंग सरप्राइजिंग होनी चाहिए, यानी सुनने वाला जैसा एक्सपेक्ट नहीं किया हो उस तरह की एंडिंग होनी चाहिए, तभी तो सुनने वाला ध्यान से स्टोरी को सुनेगा। और अपनी इन्हीं सारी एक्टिविटीज की वजह से ईश्वरन को द स्टोरी टेलर, एक खास स्टोरी टेलर के रूप में, स्टोरी टेलर जो कि बेहद खास था, इस तरह से टाइटल बना के इस स्टोरी का टाइटल मतलब हेडिंग रखा गया, इस चैप्टर का नाम रखा गया। ओके, अब उसके बाद राइटर एक एग्जांपल देता है, कहता है फॉर एग्जांपल instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in dramatic gesture. जैसे एग्जांपल के लिए राइटर ने लिखा है कि देखो, अगर कोई मामूली सी बात करनी होती तो इस तरह उसको कैसे कहता था, इसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर उसे ये कहना होता कि हाईवे पे टहलते हुए उसने देखा कि एक पेड़ जड़ से उखड़ करके और सड़क पे गिर गया है, हाईवे पे गिरा हुआ है, ऐसी छोटी सी बात को भी अगर उसे कहना होता तो वो अपने आईब्रो को रेज करते हुए, चेहरे को बनाते हुए बड़े ड्रामेटिक अंदाज में इस कहानी को यूं सुनाता, कहता द रोड वाज डेजर्टेड, वो रोड बिल्कुल सुनसान था, एंड आई वाज ऑल अलोन, और मैं उस रास्ते में अकेला था। Suddenly I spotted something that looked like an enormous boozy beast, और तभी मैंने रास्ते में देखा, मुझे दिखाई पड़ रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर, बहुत बड़ा जंगली जानवर पूरे सड़क पे फैला हुआ हो। I was half inclined to turn and go back.
मेरा आधा इरादा तो हो गया था कि मैं अब वापस मुड़ूं और लौट जाऊं, बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे जैसे मैं पास आता गया, आई सॉ दैट इट वाज अ फॉलन ट्री। मैंने देखा कि वो तो एक पेड़ गिरा हुआ था। देखा आपने उसके कहने का तरीका, छोटी सी बात में उसने सस्पेंस भी क्रिएट कर दिया। और उसका एंडिंग कैसा था? एक पेड़ था, सुनने वाला हैरान। क्योंकि सुनने वाला तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई जंगली जानवर, किसी बहुत बड़े जंगली जानवर की बात होगी, बट एट द एंड रेस्टोरेंट सेज इट वाज अ uprooted tree with its dry branches spread out। ये तो एक गिरा हुआ पेड़ था जिसके ब्रांचेस अपनी बांह फैलाए हुए थे। Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Isuran's tales uncritically। और इस पूरी कहानी के दौरान महेंद्र चुपचाप, बिल्कुल उसकी कहानी में खोया हुआ, अपने कैनवस चेयर पे लेटा हुआ होता और ईश्वरन की कहानी को बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना किसी डॉट के सुना करता था। नेक्स्ट पेज, आप लोग अपने बुक में नेक्स्ट पेज निकालिए, हम लोग स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हुआ दूसरी कहानी की शुरुआत करने से पहले ईश्वरन कहता है कि देखो, मैं जिस जगह का रहने वाला हूं ना, वो जगह टिम्बर के लिए बहुत ही फेमस है। टिम्बर क्या बोलते हैं? लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े, फिनिश्ड पीसेस ऑफ वुड, उसे हम लोग टिम्बर कहते हैं। तो ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन अपनी कहानी की शुरुआत कुछ यूं करता कि देखो, मैं जिस जगह का रहने वाला हूं, वो जगह टिम्बर के लिए काफी फेमस है। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। और वहां जहां मैं रहता हूं, उसके चारों ओर काफी घने जंगल हैं। द लॉग्स आर हाउल्ड ऑनटू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। और वहां जो उस जंगल में लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े उठा उठा के फेंके जाते हैं एलिफेंट्स के द्वारा लॉरीज में, राइट? दे आर ह्यूज वेल फेड बेस्ट। खाए पिए बहुत मोटे ताजे ताकतवर एनिमल्स होते हैं वहां रहने वाले जो एलिफेंट्स होते हैं। When they turn wild, even the most experienced Mahat is not able to control them। और जब वो सारे एलिफेंट्स वाइल्ड हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब जब वो हाथी पागल हो जाते हैं, तो एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी से अनुभवी महावत जो हाथी को चलाता है, तो अनुभवी से अनुभवी महावत भी उन हाथियों को कंट्रोल नहीं कर पाता। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस तरह से बेस क्रिएट करने के बाद, इंट्रोडक्शन देने के बाद, ईश्वरन would launch into an elaborate anecdote involving the elephant। ईश्वरन इस तरह से भूमिका बना करके, बैकग्राउंड तैयार करके, और एक काफी लंबी चौड़ी कहानी की शुरुआत कर देता जिसमें हाथी की कहानी होती। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड। वन डे अ टस्कर बोलते हैं हम लोग मेल एलिफेंट को, बड़े बड़े दांतों वाले, ठीक है? तो वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगैन टू रोम अबाउट। एक बार हुआ क्यों कि एक टस्कर, एक मेल एलिफेंट, टिम्बर यार्ड से किसी तरह से भाग गया एंड बिगैन टू रोम अबाउट, और आसपास के इलाकों में घूमने लगा। स्टैंपिंग ऑन बुशेस, जो झाड़ियां थी उन्हें पैरों से कुचल देता। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, छोटे छोटे जो क्रीपर्स थे जंगल में, उन्हें वो तोड़ देता, तोड़ फोड़ देता, मचोड़ देता। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और जिस पेड़ के भी ब्रांच उसकी मर्जी होती उसे तोड़ देता। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। सर, आपको पता नहीं है, आपने देखा नहीं होगा, अगर कोई एलिफेंट पागल हो जाए ना, तो कैसे कैसे हरकतें करता है, कितना भयानक हो जाता है। ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant। और इन कहानियों को कहता कहता अपनी ही कहानी में ईश्वरन कुछ यूं खो जाता कि बैठे बैठे वो जमीन से ऊपर उठकर खड़ा हो जाता और अपने पैरों को पटक पटक करके और उछल कूद मचा करके वो ऐसी एक्टिंग करने की कोशिश करता जैसा कि कोई पागल हाथी करता हो। यानी वो अपनी एक्टिविटी से, अपने एक्टिंग से उस मैड एलिफेंट के एक्टिविटीज को दिखाने की कोशिश करता। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन। वो एलिफेंट हम लोगों के शहर के बाहरी हिस्से में आ गया, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। और शहर के उस आउटस्कर्ट पे जो घेरा लगा हुआ था, जो बाड़ लगा हुआ था, घेरने के लिए जो बाड़ लगाया जाता है, उसे वो यूं तोड़ रहा था जैसे माचिस की तीलियां हो। He would continue। ऐसा कहने के बाद ईश्वरन फिर से आगे अपनी कहानी को जारी रखता। It came into the main road।
It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits and mud pots and clothes. ऐसा करते करते वो मेन रोड पे आ गया और मेन रोड पे जितने भी फलों की दुकानें थी, कपड़ों की दुकानें थी, मिट्टी के बर्तनों की दुकानें थी, उन सबको वो स्मैश करता हुआ, कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था. People ran helter-skelter in panic. और जो लोग थे ना, वो बिल्कुल जान बचा के अफरा तफरी मचाए हुए भाग रहे थे. The elephant now entered a school ground where children were playing. अब वो एलिफेंट चलता हुआ एक स्कूल के ग्राउंड में एंटर कर गया. वहां पे बच्चे खेल रहे थे. ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल. हाथी ने उस ग्राउंड के चारों ओर जो ब्रिक वॉल थी उसे तोड़ दिया था. All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. सारे बच्चे वहां से भागे और क्लासरूम में घुस गए और क्लासरूम में घुस करके दरवाजे को उन्होंने बंद कर लिया. The beast grunted and wandered about. और वो जो जंगली जानवर था, वो जो beast था, ताकतवर एनिमल था, वो जोर जोर से गरज रहा था. Wandered about का मतलब चारों ओर चक्कर काट रहा था. Pulling out the football goal post. और उस मैदान में जो फुटबॉल का गोल पोस्ट लगा था उसे उसने उखाड़ दिया. Tearing down the volleyball net. वॉलीबॉल खेलने के लिए जो बच्चों ने नेट लगाया हुआ था उसे उसने फाड़ दिया. किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर. पानी रखने के लिए जो बड़े बड़े ड्रम्स थे उसे उसने अपने पैरों के ठोकर से लुढ़का दिया और चपटा कर दिया. एंड अपरूटिंग द श्रब्स. और उस ग्राउंड में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे उन सबको जड़ से उखाड़ दिया. मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. इस बीच में जो सारे टीचर्स थे वो दौड़ करके उस स्कूल के छत पे पहुंच चुके थे. फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट्स. और वहां बड़ी लाचारी की हालत में वे लोग हाथी के द्वारा मचाए गए उपद्रव को, डिप्रेडेशन मींस उपद्रव, हाथी के द्वारा मचाए जाने वाले तोड़फोड़ उपद्रवों को देखने लगे. देयर वाज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड. नीचे एक भी जिंदा कोई प्राणी नहीं दिखाई पड़ रहा था ग्राउंड में. द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी. सारी गलियां सुनसान पड़ी थीं. As if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. जैसे पूरे शहर के लोग किसी जादू के जोर से अचानक कहीं डिसअपियर हो गए. बाकी की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में करेंगे. In today's session, we are going to do Iswaran the Storyteller, एक क्लास 9 के मोमेंट्स बुक में चैप्टर नंबर 3 है. तो सबसे पहले हम लोग इस टाइटल के थ्रू इस स्टोरी का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. द बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि स्टोरी को समझने में हमारी मदद करने वाली है. सबसे पहले द नेम. नेम में इंक्लूडेड है द स्टोरी टेलर. स्टोरी टेलर कौन होता है? वन हु टेल्स द स्टोरी. वन हु टेल्स द स्टोरी इज कॉल्ड अ स्टोरी टेलर. हु इज द स्टोरी टेलर इन दिस चैप्टर? The storyteller in this chapter is Iswaran. A person, his name is Iswaran. He is master storyteller. वो इतनी अच्छी कहानियां सुनाता है. कहानी सुनाने की उसकी जो आर्ट है वो इतनी अच्छी है कि जो कुछ भी वो सुनाता है उसके डिस्क्रिप्शंस इतने विविड होते हैं कि एक स्टोरी भी सुनने वाले को उसके एक्सप्रेशन की वजह से रियल महसूस होने लगती है. अब सोचो उस आदमी में कितनी बड़ी खासियत है. और स्टोरी को रियल बना देता है जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो. उसकी इसी खासियत की वजह से ईश्वरन को द स्टोरी टेलर कहा गया. ईश्वरन हु वाज मास्टर ऑफ स्टोरी टेलिंग, मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. इसे लिखा है, इस चैप्टर को लिखने वाले हैं आर.के. लक्ष्मण. वेरी फेमस राइटर, वेरी फेमस राइटर. अभी इस स्टोरी को जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इतने फेमस क्यों हैं, इनकी खासियत क्या है. सोच चलो कि ईश्वरन द स्टोरी टेलर, एक तो इनका जो क्रिएटेड पार्ट है, कैरेक्टर है, इन्होंने अपनी स्टोरी में एक काल्पनिक इंसान ईश्वरन को लाया. और जब वो काल्पनिक इंसान ईश्वरन इतना गजब का है तो उस पूरी स्टोरी को सोचने वाला स्टोरी राइटर का इमेजिनेशन कितना बेहतरीन होगा. आर.के. लक्ष्मण की कहानियाँ बहुत ही टची भी होती हैं, बहुत ही इंटरटेनिंग भी होती हैं, हर तरह की स्टोरीज लिखते हैं. नाउ लेट अस कम डाउन टू 3 मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी. द फर्स्ट मेन कैरेक्टर इज ईश्वरन, सेकेंड मेन कैरेक्टर इज महेंद्र,
and one little less important character is Gopal, right? Sorry, not Gopal, but his name is Ganesh. So let me change it. अब तक आपको पता चल गया होगा कि इनके नेम हमने कहां से देखे। आपकी स्टोरी में द फर्स्ट सेंटेंस, जो सबसे पहला सेंटेंस है, उसमें गणेश का जिक्र आया और फिर इसी गणेश की याद में इस स्टोरी के एंडिंग में, बाकी पूरी स्टोरी में इस गणेश नाम के जो इंसान का नाम है, इस गणेश नाम के इंसान का कोई पार्ट नहीं है, कोई रोल नहीं है। महेंद्र एक कंपनी में काम करता है और वो कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का काम है सुपरवाइजर्स अपॉइंट करना और सप्लाई करना सिविल वर्क के लिए, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए सुपरवाइजर सप्लाई करता है। जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के वर्क में इन्वॉल्व है, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है। अब उन सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने काम की देखरेख के लिए, वर्किंग साइट पे अपने काम की देखरेख के लिए सुपरवाइजर्स की जरूरत पड़ती है और सुपरवाइजर की जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो उसे सुपरवाइजर सप्लाई करने का, मैन पावर सप्लाई करने का काम करती है वो कंपनी जिसमें कि महेंद्र काम कर रहा है। महेंद्र की कंपनी अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स को सुपरवाइजर अपॉइंट करने में हेल्प करती है, सप्लाई करती है। महेंद्र भी एक सुपरवाइजर है। महेंद्र भी क्या है, महेंद्र खुद भी अपनी इसी कंपनी में, जो कि सुपरवाइजर अपॉइंट करती है, उस कंपनी में महेंद्र खुद भी क्या है, एक सुपरवाइजर है। ये अलग अलग वर्किंग साइट पे जाकर के और कंस्ट्रक्शन की सुपरविजन करता है। सुपरविजन का मतलब इंस्पेक्शन, देख रेख करना। महेंद्र जिस कंपनी में काम करता है, महेंद्र का बॉस है गणेश, महेंद्र का सीनियर वर्किंग स्टाफ है। किसका बॉस है? गणेश किसका बॉस है? महेंद्र का बॉस है। इसका नाम क्या है? गणेश। ओके। ईश्वरन क्या है? स्टोरी टेलर तो है ही, ईश्वरन एक सर्वेंट है, पर्सनल असिस्टेंट है। सर्वेंट कहना अच्छा नहीं होगा, इसे हम कह सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट। ही इज पर्सनल असिस्टेंट ऑफ महेंद्र। जहां कहीं भी महेंद्र जाता है, ईश्वरन उसके साथ साथ जाता है और ये ईश्वरन महेंद्र के सारे काम करता है। महेंद्र के लिए कुकिंग भी करता है, उसके कपड़े धोने का काम भी करता है और बिल्कुल एक एसेट की तरह। एसेट क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स भी होते हैं, फिक्स्ड एसेट होते हैं एंड मूवेबल एसेट्स भी होते हैं। तो ईश्वरन इसके लिए, महेंद्र के लिए एक एसेट की तरह है। जैसे महेंद्र हर जगह ट्रांसफर होने पे जहाँ कहीं भी जाता है तो अपने साथ ईश्वरन को लेके जाता है। ईश्वरन चुपचाप उसके साथ चल पड़ता है, जैसे वो कोई इंसान नहीं हो, कोई वस्तु हो जो सिर्फ महेंद्र की सर्विस के लिए ही हो। उसका एक ही काम था, महेंद्र के सारे काम करना, जहां कहीं भी महेंद्र जाता है वहां साथ साथ जाना। तो ईश्वरन में दो खासियत है। पहला, अगर कोई पूछेगा हु इज ईश्वरन, तो ईश्वरन इज द स्टोरी टेलर who worked as a personal assistant for Mahendra and did various works for Mahendra। कौन कौन से काम करता था हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ईश्वरन एक कुक भी था, यानी खाना बनाने का काम करता था, कपड़े धोने का काम करता था, जहाँ कहीं भी महेंद्र रहता था उसके पूरे क्वार्टर की सफाई वगैरह करने का, यानी लिविंग स्पेस की सफाई का काम, यानी सारे काम, महेंद्र के सारे काम ईश्वरन किया करता था। अब इस स्टोरी की जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में है कि शुरुआत में जो कहानी सुनाई जा रही है वो गणेश को सुनाई जा रही है। और कौन सुना रहा है? सुनाने वाला है महेंद्र। गणेश को ये कहानी सुनाई जा रही है और कहानी का सुनाने वाला जो आदमी है उसका नाम है महेंद्र। स्टोरी की शुरुआत यहीं से होती है। महेंद्र
कौन सी कहानी सुना रहा है गणेश को, क्यों सुना रहा है, ये सब कुछ हम लोग इस स्टोरी के क्लाइमेक्स में, जब हम इस स्टोरी के लास्ट में पहुंचेंगे, एंडिंग में पहुंचेंगे, तो हमें पता चलेगा। अभी तो फिलहाल जैसे इस स्टोरी का स्टोरी टेलर स्टूडेंट काफी सस्पेंस क्रिएट करता है, सेम उसी तरह का एक सस्पेंस हमारे सामने भी है, और उस सस्पेंस को, वो सस्पेंस हमारा खत्म होगा जब हम लोग इस स्टोरी के क्लाइमेक्स तक पहुंचेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन, paragraph by paragraph, explaining each paragraph. I will take you to the climax, to the end of the story. So the introduction to this chapter, the introductory text says that one night Mahendra woke up from his sleep. एक रात अचानक से महेंद्र की नींद खुल जाती है, सोते से जाग जाता है, and saw a dark cloudy form, और वो देखता है एक काला सा या डार्क क्लाउडी फॉर्म, यहां पे कहा गया है घोस्ट को, ए डार्क क्लाउडी फॉर्म मीन्स घोस्ट। तो नींद से सोते हुए जाग जाता है और वो देखता है घोस्ट को। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, और उस घोस्ट को देखते ही उसे ठंडे पसीने निकल आते हैं। ठंडा पसीना कब निकलता है? जब आप बेहद डरे हुए होते हैं। ही ब्रोक आउट इनटू द कोल्ड स्वेट। व्हाट वाज इट अ घोस्ट? क्या वो सचमुच में एक घोस्ट था? वो डार्क क्लाउडी फॉर्म जिसे देख करके महेंद्र के चक्के छूट जाते हैं, ठंडे पसीने निकल जाते हैं, वो बेहद डर जाता है। अब यहाँ पे ऑथर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि वो जो कुछ भी महेंद्र ने देखा था, क्या वो सचमुच में कोई घोस्ट था या कुछ और था? तो आइए हम लोग स्टोरी के डिटेल में आते हैं। पेशेंस बहुत जरूरी होता है। स्टोरी लंबी है, एक्सप्लेन करते हुए ये थोड़ी और लंबी हो जाएगी, वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग, सो कीप योर पेशेंस, होल्ड योर पेशेंस and concentrate so that you can easily understand the lesson. The story was narrated to Ganesh by a young man. स्टोरी को सुनाया जा रहा है एक गणेश नाम के एक आदमी को, और सुना रहा है एक यंग मैन, महेंद्र बाई नेम, और उस यंग मैन का नाम है महेंद्र। महेंद्र स्टोरी सुना रहा है गणेश। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। वो एक फर्म में, फर्म बोलते हैं किसी कंपनी को, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन को। He was a junior supervisor. He refers to Mahendra. महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर था एक कंपनी में, which offered, और वो कंपनी ऐसी थी जो कि ऑफर किया करती थी, offered on hire supervisors at various types of construction sites. और उसकी जो फर्म थी वो अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए सुपरवाइजर भेजने का काम करती थी, काम का इंस्पेक्ट करने के लिए और काम का देख रेख करने के लिए सुपरवाइजर्स भेजा करती थी। कैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स, उसके डिटेल दिए हुए हैं, जैसे फैक्ट्रीज, जैसे ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। तो फैक्ट्रीज बनती है तो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ब्रिजेस बनते हैं, डैम्स बनते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कामों की निगरानी करने के लिए, सामान की देखरेख और लेबर्स को देखना, उनसे काम करवाना, सही काम हो रहा है या नहीं, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, ये सब देखने का काम सुपरवाइजर का होता है। तो फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स और ऐसे ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स, सो ऑन मींस ऐसे ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स, वहां पे सुपरवाइजर भेजने की काम किया करती थी महेंद्र की कंपनी। और महेंद्र खुद भी क्या था? एक जूनियर सुपरवाइजर था। महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महेंद्र का काम था उन सारे वर्क साइट पे होने वाले एक्टिविटीज को ध्यान से देखना, उस पर एक नजर रखना। He had to keep moving from place to place every now and then. कभी भी उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ जाता था, as ordered by his head office, जैसा कि उसके हेड ऑफिस का उसे ऑर्डर मिला करता था। From a coal mining area to a railway bridge construction site. कभी वो कोल माइनिंग एरिया में काम कर रहा होता था, फिर वहां से उसका ट्रांसफर रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे हो जाता, और वहां से फिर कुछ महीनों के बाद from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere, उसका ट्रांसफर किसी केमिकल प्लांट में हो जाता जो कि कहीं बनाया जा रहा होता था। तो इससे पता चलता है कि महेंद्र के जो काम थे
वो एक ही जगह पे परमानेंट रुकने का नहीं था, बल्कि उसे अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे उसका ट्रांसफर बहुत ही फ्रिक्वेंटली हुआ करता था। एवरी नाउ एंड देन का मतलब फ्रिक्वेंटली ही वाज ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ही वॉज अ बैचलर। महेंद्र का एक पॉजिटिव पॉइंट था, वो क्या था? वो एक बैचलर था। बैचलर का मतलब उसका कोई परिवार नहीं था, वो शादीशुदा नहीं था, कुंवारा था। एंड हिज नीड्स वर सिंपल, और चूंकि वो अकेला था तो उसकी जरूरतें बहुत कम होती। एंड ही वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, और उसकी वजह से वो किसी भी तरह के कंडीशन में अपने आप को आसानी से एडजस्ट कर लेता था, कहीं भी ट्रांसफर हो जाए चल पड़ता था। उसकी जरूरतें बहुत कम थी, वो अकेला इंसान था। Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of the stone quarry, कहीं भी वो आसानी से किसी भी कंडीशन में, कितनी भी मुश्किल हालत में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। कैसे मुश्किल हालत? जैसे whether it was an ill-equipped circuit house, जैसे कोई बहुत इल इक्विप्ड, बहुत ही कम फैसिलिटी वाला कोई सर्किट हाउस हो, या फिर पत्थरों से यानी पथरीले मैदान में बना हुआ कोई मेकशिफ्ट कैंप हो, यानी मेकशिफ्ट कैनवस टेंट हो, यानी किसी पथरीले फील्ड में, किसी पथरीली जगह पे टेम्पोरली बनाया गया कपड़े का कोई टेंट हो, और चाहे कोई बहुत ही कम फैसिलिटी वाला कोई सर्किट हाउस हो, वो कहीं भी रह लेता था, उसकी कोई परेशानी नहीं थी। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक। लेकिन वो बिल्कुल अकेला नहीं था, उसका एक एसेट भी था, और एसेट क्या था? उसका कुक। और उसका कुक कौन था? अभी आपको बताया मैंने, ईश्वर। तो उसका एक एसेट था, और वो एसेट था उसका कुक ईश्वर। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र, और वो जो कुक था ना, वो महेंद्र से काफी जुड़ा हुआ था। एंड फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली wherever he was posted। और महेंद्र के साथ उसका लगाव इतना गहरा था कि जहां कहीं भी महेंद्र की पोस्टिंग होती, वहां बिना कोई शिकायत के वो उसके साथ चल पड़ता। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, महेंद्र के लिए वो खाना बनाने का काम करता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धुला करता था। एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, और रात में सारा काम खत्म होने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, वो महेंद्र से बातें किया करता था। He could weave out endless stories, और वो कई तरह की कहानियां, ऐसी कहानियां जिसका कभी कोई अंत नहीं होता था, इतनी सारी कहानियां वो बना लिया करता था। एंड anecdotes on varied subjects, anecdote means also stories। तो अलग अलग सब्जेक्ट पे वो कई तरह की कहानियां और कई तरह के एनेक्डोट्स देखो हम लोग कहते हैं ऐसी कथाएं, लोक कथाएं जो प्रचलित हो, कहीं लिखी हुई नहीं हो। ऐसे बहुत सारी कहानियां उसके पास थी, और किसी एक ही तरह की कहानी नहीं होती थी। स्टोरीज ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, कई तरह की अलग अलग कहानी, राइट। Iswaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients। ईश्वरन की एक और बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली कैपेसिटी थी, खासियत थी। वो खासियत क्या थी? टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। कुकिंग वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स का व्यवस्था करने में, इंतजाम करने में उसकी जो कैपेसिटी थी, उसकी जो क्षमता थी, वो अमेजिंग थी, आश्चर्यजनक थी। Seemingly out of nowhere in the middle of the desolate landscape with no shops visible for miles around। और ये सारी व्यवस्था वो तब भी कर लिया करता था जबकि वो किसी सुनसान जगह पे हो, जहां आसपास कोई मीलों तक कोई दुकान तक दिखाई नहीं पड़ती हो, वहां भी वो सारी वस्तुओं की व्यवस्था बड़ी आसानी से कर लिया करता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। जिंक सीट शेल्टर क्या होता है? छोटा सा कमरा, ऊपर में जिंक, वो जो करकट होता है ना, करकट का दिया हुआ ऊपर का छत, तो उस तरह के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, रहने का टेम्पोररी कमरा बना होता है, उसे जिंक सीट शेल्टर कहा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है राइटर ने कि वो जैसे जादू के जोर से बहुत ही स्वादिष्ट खाने, बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल से बने हुए, ताजी सब्जियों के बने हुए,
उसकी व्यवस्था वो कर लिया करता था। जैसे ही वो अपने नए वर्क साइट पे पहुंचता, वहां पहुंचने के बाद घंटे भर के अंदर वो खाने पीने की व्यवस्था कर लिया करता था। ये उसकी एक बहुत बड़ी खासियत थी और इसकी वजह से महेंद्र को इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होती थी। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महेंद्र सुबह बहुत जल्दी जाग जाता एंड लीव फॉर द वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। थोड़ा ब्रेकफास्ट करता और अपने वर्क साइट के लिए, अपने काम के लिए चल पड़ता। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ खाने के लिए कुछ फूड भी लेके जाता, खाना भी लेके जाता। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द सेट एंड वॉश द क्लोथ्स। और जब महेंद्र काम करने के लिए अपने वर्क साइट पे चला जाता, इस बीच में ईश्वरन उस सेट की सफाई करता, उसके कपड़े साफ करता एंड हैव अ लेजरली बाथ, और घंटों नहाता। लेजरली बाथ का मतलब, जब लीजरली तब बोलते हैं जब और कोई काम नहीं हो, बहुत ही इत्मीनान हो, ठीक है। तो खाली समय में वो खूब लंबे समय तक खूब नहाता था, पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और अपने सिर पे बहुत सारे बाल्टियों से पानी उड़लता था, ठीक है। वाटर ओवर हिज हेड, मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और जितनी देर तक वो नहाता रहता वो कोई ना कोई प्रेयर गुनगुनाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और वो समय आते आते, यानी उसके नहाते हुए उसका सारा एक्टिविटी खत्म करते करते लंच का वक्त हो जाता। आफ्टर ईटिंग, लंच का वक्त हो जाता, वो खाना खा लेता, अपना दोपहर का खाना खाता। ही वुड रीड फॉर ए वाइल डोजिंग ऑफ, बिफोर डोजिंग ऑफ। तो खाना खाने के बाद एक झपकी लेने से पहले, थोड़ी नींद लेने से पहले उसकी आदत थी कि वो कुछ न कुछ पढ़ता था। And the book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. और वो जिन किताबों को पढ़ता था वो जनरली कोई तमिल थ्रिलर स्टोरीज हुआ करती थी, रोमांचक कहानियां तमिल भाषा में लिखी हुई, और वो कहानियां बेहद लंबी हुआ करती थी, रनिंग हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, यानी वो कहानियां एक दो पेज में खत्म नहीं होती थी, सैकड़ों पेजों में खत्म होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरेसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, और उन सारी स्टोरी की किताबों को पढ़ता हुआ, और उस स्टोरी में जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस होते, बहुत ही खास तरह से स्टोरी के समझाने का जो तरीका होता, एक एक करके बारीकी से हर कुछ को समझाया हुआ होता, और उस स्टोरी के लिखने वाले का जो लिखने का अंदाज होता, वो सबको पढ़ता हुआ ईश्वरन बिल्कुल एक अलग दुनिया में खो जाता। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. और उन्हीं कहानियों का असर था कि उसके जो अपने डिस्क्रिप्शंस होते थे ना, वो स्टोरी सुनाने का उसका जो अपना तरीका होता था ना, उस पे उन सारे तमिल राइटर्स का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट था, जिनकी कहानियां ईश्वरन पढ़ा करता था। यानी जैसे जिस स्टाइल में उन सारे राइटर्स का डिस्क्रिप्शन हुआ करता, उसी स्टाइल में ईश्वरन भी कहानियों को सुनाने की कोशिश करता। When he was narrating even the smallest of incidents, ईश्वरन अगर किसी छोटी घटना का भी जिक्र करता, he would try to work in suspense and surprise ending into the account. तो उसकी कोशिश ये होती, छोटी से छोटी कहानी को भी जब वो सुनाया करता था, तो उसकी कोशिश ये होती थी कि वो अपनी उस स्टोरी में सस्पेंस क्रिएट करे, और साथ ही साथ वो इस बात को भी निश्चित करता था कि उस मामूली सी कहानी का एंडिंग भी हो तो बड़े सरप्राइजिंग तरीके से हो। ये वो अपने आप कर लिया करता था। वो स्टोरी को इसी तरह से कहता था कि स्टोरी के बीच में सस्पेंस बना हुआ रहे, यानी जब तक उस कहानी को अंत तक कोई सुन ना ले तब तक उसे पूरी बात समझ में नहीं है। और दूसरा क्या करता था, दूसरी खास बात का ध्यान जो रखता था वो ये था कि स्टोरी की एंडिंग सरप्राइजिंग होनी चाहिए, यानी सुनने वाला जैसा एक्सपेक्ट नहीं किया हो उस तरह की एंडिंग होनी चाहिए, तभी तो सुनने वाला ध्यान से स्टोरी को सुनेगा। और अपनी इन्हीं सारी एक्टिविटीज की वजह से ईश्वरन को द स्टोरी टेलर, एक खास स्टोरी टेलर के रूप में, स्टोरी टेलर जो कि बेहद खास था, इस तरह से टाइटल बना के इस स्टोरी का
टाइटल मतलब हेडिंग रखा गया, इस चैप्टर का नाम रखा गया। ओके, अब उसके बाद राइटर एक एग्जाम्पल देता है, कहता है फॉर एग्जाम्पल instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in dramatic gesture. जैसे एग्जाम्पल के लिए राइटर ने लिखा है कि देखो, अगर कोई मामूली सी बात भी करनी होती तो ईश्वरन उसको कैसे कहता था, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर उसे यह कहना होता कि हाईवे पे टहलते हुए उसने देखा कि एक पेड़ जड़ से उखड़ करके और सड़क पे गिर गया है, हाईवे पे गिरा हुआ है, ऐसी छोटी सी बात को भी अगर उसे कहना होता तो वो अपने आईब्रो को रेज करते हुए, चेहरे को बनाते हुए, बड़े ड्रामेटिक अंदाज में इस कहानी को यूं सुनाता, कहता द रोड वाज डेजर्टेड, वो रोड बिल्कुल सुनसान था, एंड आई वाज ऑल अलोन, और मैं उस रास्ते में अकेला था। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast, और तभी मैंने रास्ते में देखा, मुझे दिखाई पड़ रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर, बहुत बड़ा जंगली जानवर पूरे सड़क पे फैला हुआ हो। I was half inclined to turn and go back. मेरा आधा इरादा तो हो गया था कि मैं अब वापस मुड़ूं और लौट जाऊं, but as I came closer, लेकिन जैसे जैसे मैं पास आता गया, I saw that it was a fallen tree. मैंने देखा कि वो तो एक पेड़ गिरा हुआ था। देखा आपने उसके कहने का तरीका, छोटी सी बात में उसने सस्पेंस भी क्रिएट कर दिया, और उसका एंडिंग कैसा था, एक पेड़ था, सुनने वाला हैरान, क्योंकि सुनने वाला तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई जंगली जानवर, किसी बहुत बड़े जंगली जानवर की बात होगी, but at the end Isuran says it was a uprooted tree with its dry branches spread out. ये तो एक गिरा हुआ पेड़ था जिसके ब्रांचेस अपनी बांह फैलाए हुए थे। Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Isuran's tales uncritically. और इस पूरी कहानी के दौरान महेंद्र चुपचाप, बिल्कुल उसकी कहानी में खोया हुआ, अपने कैनवस चेयर पे लेटा हुआ होता और ईश्वरन की कहानी को बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना किसी डॉट के सुना करता था। नेक्स्ट पेज, आप लोग अपने बुक में नेक्स्ट पेज निकालिए, हम लोग स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हुआ दूसरी कहानी की शुरुआत करने से पहले ईश्वरन कहता है कि देखो, मैं जिस जगह का रहने वाला हूं ना, वो जगह टिम्बर के लिए बहुत ही फेमस है। टिम्बर क्या बोलते हैं, लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े, फिनिश्ड पीसेस ऑफ वुड, उसे हम लोग टिम्बर कहते हैं। तो ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन अपनी कहानी की शुरुआत कुछ यूं करता कि देखो, मैं जिस जगह का रहने वाला हूं वो जगह टिम्बर के लिए काफी फेमस है। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और वहां जहां मैं रहता हूं उसके चारों ओर काफी घने जंगल हैं। द लॉग्स आर हाउल्ड ऑनटू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, और वहां जो उस जंगल में लकड़ियों के टुकड़े उठा उठा के फेंके जाते हैं एलिफेंट्स के द्वारा लॉरीज में, राइट। दे आर ह्यूज वेल फेड बिस्ट, खाए पिए बहुत मोटे ताजे ताकतवर एनिमल्स होते हैं वहां रहने वाले जो एलिफेंट्स होते हैं। When they turn wild, even the most experienced Mahat is not able to control them. और जब वो सारे एलिफेंट्स वाइल्ड हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब जब वो हाथी पागल हो जाते हैं तो एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी से अनुभवी महावत जो हाथी को चलाता है, तो अनुभवी से अनुभवी महावत भी उन हाथियों को कंट्रोल नहीं कर पाता। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस तरह से बेस क्रिएट करने के बाद, इंट्रोडक्शन देने के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग द एलिफेंट। ईश्वरन इस तरह से भूमिका बना करके, बैकग्राउंड तैयार करके, और एक काफी लंबी चौड़ी कहानी की शुरुआत कर देता जिसमें हाथी की कहानी होती। One day a tusker escaped
वन डे टस्कर, टस्कर बोलते हैं हम लोग मेल एलिफेंट को, बड़े बड़े दांतों वाले, ठीक है। तो वन डे टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगैन टू रोम अबाउट। एक बार हुआ क्यों कि एक टस्कर, एक मेल एलिफेंट टिम्बर यार्ड से किसी तरह से भाग गया एंड बिगैन टू रोम अबाउट, और आसपास के इलाकों में घूमने लगा। स्टैंपिंग ऑन बुशेस, जो झाड़ियां थी उन्हें पैरों से कुचल देता। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, छोटे छोटे जो क्रीपर्स थे जंगल में उन्हें वो तोड़ देता, तोड़ फोड़ देता, मचोड़ देता। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और जिस पेड़ के भी ब्रांच उसकी मर्जी होती उसे तोड़ देता। यू नो सर, यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। सर आपको पता नहीं है, आपने देखा नहीं होगा, अगर कोई एलिफेंट पागल हो जाए ना तो कैसे कैसे हरकतें करता है, कितना भयानक हो जाता है। Isuran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. और इन कहानियों को कहता कहता अपनी ही कहानी में ईश्वरन कुछ यूं खो जाता कि बैठे बैठे वो जमीन से ऊपर उठकर खड़ा हो जाता और अपने पैरों को पटक पटक करके और उछल कूद मचा करके वो ऐसी एक्टिंग करने की कोशिश करता जैसा कि कोई पागल हाथी करता हो। यानी वो अपनी एक्टिविटी से, अपने एक्टिंग से उस मैड एलिफेंट के एक्टिविटीज को दिखाने की कोशिश करता। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, द एलिफेंट रिच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन। वो एलिफेंट हम लोगों के शहर के बाहरी हिस्से में आ गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और शहर के उस आउटस्कर्ट पे जो घेरा लगा हुआ था, जो बाड़ लगा हुआ था, घेरने के लिए जो बाड़ लगाया जाता है, उसे वो यूं तोड़ रहा था जैसे माचिस की तीलियां हो। ही वुड कंटिन्यू, ऐसा कहने के बाद ईश्वरन फिर से आगे अपनी कहानी को जारी रखता। इट केम इनटू द मेन रोड, and smashed all the stalls selling fruits and mud pots and clothes. ऐसा करते करते वो मेन रोड पे आ गया, और मेन रोड पे जितने भी फलों की दुकानें थीं, कपड़ों की दुकानें थीं, मिट्टी के बर्तनों की दुकानें थीं, उन सबको वो स्मैश करता हुआ, कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। People ran helter-skelter in panic, और जो लोग थे ना वो बिल्कुल जान बचा के अफरा तफरी मचाए हुए भाग रहे थे। The elephant now entered a school ground where children were playing. अब वो एलिफेंट चलता हुआ एक स्कूल के ग्राउंड में एंटर कर गया। वहां पे बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, हाथी ने उस ग्राउंड के चारों ओर जो ब्रिक वॉल थी उसे तोड़ दिया। All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. सारे बच्चे वहां से भागे और क्लासरूम में घुस गए, और क्लासरूम में घुस करके दरवाजे को उन्होंने बंद कर लिया। The beast grunted and wandered about, और वो जो जंगली जानवर था, वो जो बिस्ट था, ताकतवर एनिमल था, वो जोर जोर से गरज रहा था। Wandered about का मतलब चारों ओर चक्कर काट रहा था। Pulling out the football goal post, और उस मैदान में जो फुटबॉल का गोल पोस्ट लगा था उसे उसने उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल खेलने के लिए जो बच्चों ने नेट लगाया हुआ था उसे उसने फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, पानी रखने के लिए जो बड़े बड़े ड्रम्स थे उसे उसने अपने पैरों के ठोकर से लुढ़का दिया और चपटा कर दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और उस ग्राउंड में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे उन सबको जड़ से उखाड़ दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. इस बीच में जो सारे टीचर्स थे वो दौड़ करके उस स्कूल के छत पे पहुंच चुके थे। From there, they helplessly watched the depredation of the elephants. और वहां बड़ी लाचारी की हालत में वे लोग हाथी के द्वारा मचाए गए उपद्रव को, डेप्रेडेशन मीन्स उपद्रव, हाथी के द्वारा मचाए जाने वाले तोड़फोड़ उपद्रवों को देखने लगे। There was not a soul below on the ground. नीचे एक भी जिंदा कोई प्राणी नहीं दिखाई पड़ रहा था ग्राउंड में। The streets were empty. सारी गलियां सुनसान पड़ी थीं।
as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. जैसे पूरे शहर के लोग किसी जादू के जोर से अचानक कहीं डिसअपियर हो गए। बाकी की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में करेंगे।